म्यूट कर लेना। म्यूट ऑल कर भी देता हूँ। Today I am going to discuss section 300 of the CRPC, and this is the most important section in the CRPC. Not only in the perspective of the acute, but also for the competitive exam. If you analyze this competitive exam, if you analyze this particular section in the CRPC, you will realize that in the objective as well as in the mains exam, this question is always asked. And as you know that although there is only one section, that is the section 300, that is the complete, that is there are 6 class in this particular sections. Then before going to discuss the section uh, 300, I wanted to enumerate some summary regarding this point. Regarding the summary, if you see that there, it means I have to compare with the article 20 class 2. Article 20 class 2 also talks about the doctrine and rule against double jeopardy. What is the rule against double jeopardy? Rule against double jeopardy is that once a person has been punished, he cannot be punished again for the same offense or for the same acts. Otherwise, what would be happened? अदरवाइज इसका ये प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा केस कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में चला और हमें 2 महीने की सजा मिल गई। अब मैं क्या हुआ कि 2 महीने की सजा काट कर घर आ गया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ मैं लिखना शुरू किया। अब मैं कोई गलती काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी को लग रहा है कि यार ये मुरारी को कैसे पनिश करें। तो उन्होंने एक आइडिया ढूंढ लिया, कहा कि जो पहले का जो 10 साल पहले का जो अपराध किए हो उसका दोबारा से ट्रायल चलेगा। एंड ही अगेन स्टार्टेड दैट पार्टिकुलर केस। व्हाट वुड बी हैपन? तो इस तरह से हमें ट्वाइस पनिशमेंट करने का आप एक प्लान बना रहे हैं, तो इस तरह का प्लान अप्लीकेबल नहीं होगा। और ये हमें फंडामेंटल राइट है। देखो, स्टैट्यूटरी राइट और फंडामेंटल राइट में यही अंतर रहता है। अंतर तो कई हैं, लेकिन एक बेसिक अंतर ये बता देना चाहता हूँ कि जब तुम लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 में डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो या आप 226 में जा सकते हो। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी राइट का वायलेशन हुआ तो आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत तो जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं रेमेडी 226 के अंतर्गत, लेकिन आर्टिकल 32 में यूज नहीं कर सकते। तो हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है। आर्टिकल 20 क्लास 2 क्या है? फंडामेंटल राइट है। और जब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस रिगार्डिंग सेक्शन 300 में, तो हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 20 क्लास 2 और 300 में क्या डिफरेंस है। कई डिफरेंस है, बाकी हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोटेक्शन हमें आर्टिकल 20 क्लास 2 में मिला है फंडामेंटल राइट के रूप में, सिमिलर प्रोटेक्शन हमें सेक्शन 300 में मिला हुआ है। और ओल्ड सीआरपीसी का यहाँ देखो एक माइनर मिस्टेक हो गया है, हमें यहाँ पे ओल्ड सीआरपीसी लिखना चाहिए था, हमने गलत लिख दिया है। ये जो यहाँ पे है ओल्ड सीआरपीसी, देखो जब मैं ओल्ड सीआरपीसी कहता हूँ तो उसका क्या मीनिंग होता है? ओल्ड सीआरपीसी हम किसको कहते हैं? तो उसके लिए हमें सेक्शन 484 जाना पड़ेगा। और 484 किसकी बात करता है? 484 रिपील एंड सेविंग की बात करता है। रिपील एंड सेविंग कहता है कि जो ओल्ड सीआरपीसी है, मतलब जो सीआरपीसी 1898 की सीआरपीसी है, उसको रिपील किया जा रहा है। और कौन सी सीआरपीसी आ रही है? 1973 में। तो ओल्ड सीआरपीसी में हम देखेंगे ये प्रावधान, इसी तरह का प्रावधान कहाँ पे था? सेक्शन 403 में था। और न्यू सीआरपीसी में अगर हम आते हैं तो न्यू सीआरपीसी के अंतर्गत हमें सेक्शन 300 मिलता है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं इसी तरह की बात को लेकर के, तो हमें वहाँ आर्टिकल 20 क्लास 2 में मिलता है। और इन सबों के आने से पहले भी एक और लॉ था जो कि जनरल क्लासेस एक्ट कहलाता था। जनरल क्लासेस एक्ट ये पहला कानून था जो इस तरह की बात करता था। और जनरल क्लासेस एक्ट 1897 का है। तो सबसे पहले देखोगे कि इस तरह का जो प्रोटेक्शन दिया गया, सबसे पहले प्रोटेक्शन कहाँ दिया गया था? एक और लॉ आता है, आईपीसी आता है। आईपीसी में भी इस तरह का तुम्हें मिलेगा। अब देखो, अगर हम देखें कि सबसे पहले प्रोटेक्शन जो इस तरह का था, सबसे पहले कहाँ दिया गया था? तो सबसे पहले प्रोटेक्शन हमें आईपीसी के अंतर्गत 71 के अंतर्गत दिया गया था। आईपीसी सबसे ओल्ड है, इसमें 8060 का है। इसके बाद हमें कहाँ प्रोटेक्शन मिला? जीसीएम के अंतर्गत मिला, जो 1897 के अंतर्गत है। जीसीए जनरल क्लासेस एक्ट 1897 का सेक्शन 26 है। उसके बाद हमें कहाँ प्रोटेक्शन मिला? थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमें प्रोटेक्शन मिला ओल्ड सीआरपीसी में मिला, जो कि 403 कह रहा है।
और चौथे नंबर पे जो हमें प्रोटेक्शन मिला, अगर हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला। और लास्ट जो प्रोटेक्शन मिला हमें इसी तरह का सिमिलर प्रोविजन 1973 के अंतर्गत मिला। तो हमें इस तरह का अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कंबाइंड इफेक्ट, देखो भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम अलग चीज है, कंपटीशन में कोई मार्क्स पा जाए, कम पा जाए, ज्यादा पा जाए, वो एक अलग चीज है, डिफरेंट चीज है, लेकिन नॉलेज का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो नॉलेज के पर्सपेक्टिव में तुम्हें पांचों पॉइंट को याद रखना होगा। आईपीसी क्या कहता है, जनरल क्लास एक्ट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अरे ओल्ड सीआरपीसी क्या कहता है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ओल्ड और न्यू सीआरपीसी क्या कहता है। तो हम पांचों पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं 403 लिखना चाह रहा था ये ओल्ड सीआरपीसी का था, यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूंगा। और दूसरा पॉइंट हमें ये डिस्कस करना होगा कि इसी तरह का सेक्शन 26 है जनरल क्लासेस एक्ट का। देखो सब में एक माइन्यूट डिफरेंस आएगा, हर एक क्लास में, हर एक पॉइंट पर, हर एक इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। जनरल क्लास एक्ट में जब हम जाओगे तो जनरल क्लास एक्ट में सीधा सीधा कहता है कि जनरल क्लासेस एक्ट कब का है, ये देखो ये 1897 का है। और इसी तरह का हमें सेक्शन 71 के अंतर्गत भी मिला हुआ है, सेक्शन 71 के। तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे, और डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 20 क्लास 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 300 सीआरपीसी। इसके बाद हम ब्रिटिश लॉ में देखेंगे कि अगर देखो हम मैक्सिमम लॉ तो ब्रिटिशर द्वारा हम गवर्न हुए हैं, तो ब्रिटिशर्स के लॉ को हम फॉलो करते हैं। तो ब्रिटिश लॉ में, ब्रिटिश लॉ का तो कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, मेनली वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। तो वहां पे एक मैक्सिम डेवलप हुई, वो मैक्सिम का क्या नाम है, नेमो डेविड विज वेक्सारी। नेमो डेविड का मतलब नो मैन, और नो मैन शुड बी वेक्स्ड। वेक्स्ड माने होता है ट्रबल करना, परेशान करना। नेमो डेविड, डेविड मतलब यहाँ तो मैं एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन डेविड मतलब डबल हो सकता है, लैटिन वर्ड है, आई एम नॉट श्योर, बस एक सेंस निकाल रहा हूँ। तो नेमो मतलब नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस। वेक्स, वेक्स माने ट्वाइस, वेक्स माने परेशान करना होता भी है। तो इसका क्या हो गया, नेमो डेविड विस वेक्सारी, नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस। तो ये हो गया ब्रिटिश लॉ का। तो ब्रिटिश लॉ में इस मैक्सिम के माध्यम से वहाँ डबल प्रोटेक्शन, वहाँ रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी डेवलप हुआ। लेकिन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम जाते हैं तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की एक और खासियत रही कि वहाँ के जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जब आया शुरू शुरू में, तो वहाँ पे इस तरह का कोई लॉ नहीं था, इस तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं था उनके लिए। लेकिन वहाँ पे बाद में फिफ्थ अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंड किया गया, फिफ्थ अमेंड करके यूएसए में भी एक लॉ डाल दिया गया कि रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी का। तो अब हम देख रहे हैं क्या क्या देख लिए, हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन, देख लिया सीआरपीसी ओल्ड, न्यू सीआरपीसी, ओल्ड सीआरपीसी, जनरल क्लास एक्ट, आईपीसी, और डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स, ब्रिटिश लॉ, यूएसए लॉ। और लीगल मैक्सिम क्या है, लीगल मैक्सिम का ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लीगल मैक्सिम यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। लीगल मैक्सिम में देखो सारे मैक्सिम एक ही तरह का है, बहुत ज्यादा वो सेंस वाइज एक ही है। वो एक पहला मैक्सिम तो नेमो डेविड विज वेक्सारी है। अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई पूछ दे कि नेमो डेविड विज वेक्सारी क्या है, तो इसका मीनिंग यही है। या तो अगर पूछ दे कि आर्ट्रोफोइस एक्विट और आर्ट्रोफोइस कन्विक्ट। अब आर्ट्रोफोइस एक्विट और आर्ट्रोफोइस कन्विक्ट में अंतर है। अंतर होने का क्या रीजन है, यहाँ आर लिखा हुआ है। देखो आर भी हो सकता है, और कुछ मामले में एंड भी लोग पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है। जब हम कहेंगे कि आर्ट्रोफोइस एक्विट, आर्ट्रोफोइस कन्विक्ट, एक्विट मीन्स एक्विटल हो गया, एक्विट मीन्स एक्विटल हो गया, और कन्विक्ट मीन्स कन्विक्शन हो गया। अगर हम यहाँ पर इस मैक्सिम में डिफरेंस करना चाहें, अगर बाई चांस डिफरेंस करने के लिए कहा जाए, तो इस मैक्सिम को डिफरेंस करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आर्टिकल 22 में अगर आप जाओगे, आर्टिकल में आप जाओगे, आर्टिकल 20 क्लास 2 में, तो आर्टिकल 22 में कहाँ प्रोटेक्शन मिलता है, आर्टिकल 22 में अगर एक्विटल हुआ है तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आर्टिकल 22 का पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि पहला कंडीशन के प्रोसिक्यूटेड होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि कन्विक्शन होना चाहिए, तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर ये हुआ मतलब कि प्रोसिक्यूशन आपका हुआ, लेकिन आपका प्रोसिक्यूशन की जगह क्या हो गया, आपका एक्विटल हो गया, एक्विटल हो गया, तो बाद में आर्टिकल 22 के अंतर्गत आप बेनिफिट नहीं ले सकते, इसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन 300 में, अगर 300 में आप जाएंगे, अगर 300 की जब बात आएगी सीआरपीसी में,
तो चाहे एक्विटल हो चाहे कन्विक्शन हो, अगर एक बार ट्रायल हुआ तो वहां पे कन्विक्शन और एक्विटल दोनों के मामले में अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइडर कौन है, आर्टिकल 20 वाइडर है कि सेक्शन 300 वाइडर है? तो 300 वाइडर है। क्यों 300 वाइडर है? कह रहा है कि अगर एक बार ट्रायल चला, सेक्शन 300 को देखो, एक बार अगर ट्रायल चला, उसका डिसीजन चाहे कन्विक्शन हो या एक्विटल हो, दोनों में अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने अखिलेश का ट्रायल चल गया, अखिलेश का ट्रायल चला और अखिलेश का एक्विटल हो गया, तो एक्विटल हो गया, कन्विक्शन नहीं हुआ, तो क्या अखिलेश को आर्टिकल 20 क्लास 2 का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, अखिलेश को नहीं मिलेगा, क्योंकि अखिलेश का ट्रायल चला लेकिन हुआ क्या? एक्विटल हुआ, नहीं बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्या अखिलेश को 300 का बेनिफिट मिलेगा? तो यस, अखिलेश को 300 का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 300 में कोई भी रिजल्ट हो, चाहे कन्विक्शन का रिजल्ट हो चाहे एक्विटल का रिजल्ट हो, यहाँ पे अखिलेश को बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि अखिलेश के ट्रायल में जहां पर कि एक्विटल होता है, आर्टिकल 20 क्लास 2 का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सेक्शन 300 का बेनिफिट मिल पा रहा है। तो अब इसमें से वाइडर कौन हुआ? सेक्शन 300 वाइडर हुआ। तो आर्ट्रोफोइस एक्विट और आर्ट्रोफोइस कन्विक्ट, एक्विट मींस एक्विटल, कन्विक्ट मींस कन्विक्शन। अब यहाँ पे हमने एंड लिखा है, आर्ट्रोफोइस एक्विट एंड आर्ट्रोफोइस कन्विक्ट, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही मैक्सिम एक ही है। इसमें सिंपल सा बस वो कर लिया गया है, सॉरी, इन दोनों, ये दोनों मैक्सिम एक ही है, बस इंटरव्यू में कभी कभी वो डिफरेंस करके पूछ लेते हैं, वर्डिंग का बस वो गेम है, आप समझा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैक्सिम देखिए आप, और नेक्स्ट मैक्सिम नेमो डेबिट विस प्यूनरे प्रो उनो डेलिक्टो। ये जो मैक्सिम है, ये जो फोर्थ और फिफ्थ मैक्सिम का दोनों का सेंस एक ही है। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिफ्थ एंड फर्स्ट और फोर्थ का एक सेंस है और इन दोनों का एक सेंस है। रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्टी, जो ऊपर की जो मैक्सिम है, उनका एक इंग्लिश वर्जन है। इस तरह से हम देख लिए, अगर आपसे कोई पूछे कि नेमो डेबिट विजवेक्सारी क्या है, ऑट्रोफोइस एक्विट, ऑट्रोफोइस कन्विक्ट, ऑट्रोफोइस नेमो डेबिट विच प्यूनरैप, रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्टी, तो अगर कोई भी अगर वर्डिंग यूज आ जाए तो आपको यही बताना है कि ये किस सीआरपीसी के किस सेक्शन से हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 300 से रिलेटेड हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को कल में ऑब्जेक्टिव कुछ दिखा भी रहा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही आया हुआ था। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो, 2 3 बस 2 मिनट लगेगा, टाइम दोगे तो बढ़िया पढ़ाऊंगा, आराम से घबराओगे मत, आराम से रहो, मजा आ जाएगा। देखो, अब जैसे डीजीएस का क्वेश्चन आ गया था, अब डीजीएस के क्वेश्चन में कौन सी मैक्सिम यूज हो गई? डीजीएस के क्वेश्चन में जो मैक्सिम यूज हुई, आर्ट्रोफोइस एक्विट, आर्ट्रोफोइस कन्विक्ट, ये मैक्सिम यूज हो गई। तो हमारे कहने का मतलब है, इसमें क्या यूज हुआ? एंड हुआ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सीआरपीसी के किस सेक्शन से रिलेटेड है? अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बता दिया गया है कि मीनिंग यही है कि वंस acquitted or convicted cannot be tried for same offense, for same offense, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो सेम ऑफेंस के लिए ट्राइड नहीं होंगे, और फॉर डिफरेंट ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेम फैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि आर डिफरेंट ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेम फैक्ट्स, तो वहां पर हम सेक्शन 221 क्लास 1 क्लास 2 का बेनिफिट ले सकते हैं। और रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, देखो डीजीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसके 3 फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि हमें मैक्सिम याद हो गया, ये मैक्सिम क्या है। दूसरा हमें फायदा हुआ कि इसका मीनिंग क्या है। और तीसरा हमें ये फायदा हुआ कि इसका जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड क्या कहता है? रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी का कहता है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, तो मैं करेक्शन कर लेता हूँ इसी में हल्का हल्का, कि बाद में ना मैं वो कर जाऊंगा, सारा का सारा भूल जाऊंगा। सीआरपीसी चल ही नहीं रहा यार, दुर्भाग्य है, चलो जाने दो। हाँ, ये हो गया। अब इसी तरह राजस्थान में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, राजस्थान का भी क्वेश्चन देखो सेम ही है। राजस्थान में भी यही क्वेश्चन था कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। अब राजस्थान में मैक्सिम यूज नहीं हुआ, अब यूज हुआ कि भाई एक किस सेक्शन से संबंधित है, तो यहाँ पे सेक्शन 300 का ऑप्शन सही है। तो देख रहे हो कि तुम सीधा सीधा देख रहे हो कि 2019 में डीजीएस में भी क्वेश्चन आ गया,
राजस्थान में भी सेक्शन 300 का 2019 में क्वेश्चन आ गया। अब अगर तुम जाओगे, ये मैक्सिम देखो, एक पूछ रहा है कि नेमो डेबिट विज वेक्सारी प्रो इडम कॉजा, ये जो लास्ट मैक्सिम लिख रहा था मैं, वो वाली मैक्सिम है। अगर ये वाली भी मैक्सिम अगर आपसे कोई पूछ दे कि नेमो डेबिट विज वेक्सारी, तो वहां तक मैं वो कर रहा था प्रो इडम काजा। प्रो इडम काजा मीन्स फॉर द सेम काज। नो मैन, नेमो मीन्स नो मैन, डेबिट मीन्स डबल, हिज बीस वेक्सारी मतलब वेक्स नहीं किया जाएगा, फॉर प्रो इडम काजा फॉर द सेम काज फॉर द सेम फैक्ट्स। तो ये मैक्सिम किससे संबंधित है? तो यह मैक्सिम का एक्सेप्शन क्या है? तो इस सेक्शन 300 में एक एक्सेप्शन है जिसको मैं अभी भी तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। एक एक्सेप्शन है, इसको मैं डील कर लूंगा। अब यूपीजे में आओ, देखो 2018-19 का यूपीजे का क्वेश्चन है। यूपीजे में क्या किया कि ये भी मैक्सिम यूज कर लिया, मैक्सिम का पूरा नाम दे दिया कि नेमो डेबिट विज वेक्सारी प्रो इडेम काजा। तो तुम लोग देख रहे हो कि सेक्शन 300 का कितना वैल्यू है। मतलब कि 2018-19 में चाहे दिल्ली में एग्जाम हुआ हो, चाहे राजस्थान में एग्जाम हुआ, चाहे यूपी में एग्जाम हुआ, जहां पर भी एग्जाम हुआ हो, ये मैक्सिम पूछा गया है। और इतना ही नहीं, एक हरियाणा में भी यहाँ पे झारखंड में भी 19 में एग्जाम हुआ था, मेंस में भी एग्जाम हुआ था। मेंस के एग्जाम में भी देखो इसने क्या किया है। मेंस के एग्जाम में भी ये पूछा हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ ऑट्रोफोइस एक्विट एंड ऑट्रोफोइस कन्विक्ट। अब यहाँ हरियाणा का झारखंड का मेंस का क्वेश्चन है। मतलब हम ये बताना चाहते हैं तुम लोगों को सीधा सीधा बात कि भाई चाहे प्री का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, कहीं पर भी चले जाओगे, ये क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जाएंगे। तो इस पर ध्यान रखो, और इसको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम सब तारीफ करोगे, बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, खुदा तारीफ ठोक देता हूँ। अब आ जाओ लीडिंग केसेस, आ जाओ लीडिंग केसेस क्या है इसका। ये है, देखो लीडिंग केसेस में हमने 4 केसेस लिखा है। सबसे पहले तो हम एक 1954 का जजमेंट कोट किए हैं, जिसमें कि ऐसे वेंकट रमन का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 20 क्लास 2 एंड एंड सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी। इन दोनों के माध्यम से हम इसमें डिफरेंस बताएंगे। अभी जो मैं बता रहा था ना कि ये वाइडर कौन है, अभी बता रहा था ना ये वाला कि इन दोनों में वाइडर कौन है। इन दोनों का जब हम वाइडर देखेंगे, जैसे आर्टिकल 20 और सेक्शन 300 में डिफरेंस क्या है, इसका हम केस कौन सा लेंगे? इसका हम केस लेंगे यसे का केस लेंगे, वेंकट रमन का एक केस लेंगे, जो है ना वेंकट रमन का केस है। कब डिस्कस हुआ है? 1954 का। इसी केस के माध्यम से, ये जो केस तुम्हें दिखाई दे रहा है सामने, इसी केस के माध्यम से हम अभी अभी डिफरेंस तुम लोगों को करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वेंकट रमन का केस हो गया। वेंकट रमन के केस के बाद एक हम केस डिस्कस करेंगे, संगीता बेन का केस है। संगीता बेन, कल भी मैं मजाक में कह रहा था कि देखो बेन तो बहुत हैं, लेकिन हमें संगीता बेन के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है? संगीता बेन के बारे में डिस्कस करना है। संगीता बेन महेंद्र भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर का केस है। इसको मैं डिस्कस करूंगा, अभी अभी तुरंत डिस्कस करूंगा। इस केस के माध्यम से हमने 4 पॉइंट को डिस्कस किया है। ये रिसेंट जजमेंट है, बीएस चौहान जी का जजमेंट है। 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। क्या क्या डिस्कस किया है? पहले तो मैं डिस्कस किया हूँ कि इंडियन लॉ क्या है। इसी केस में डिस्कस किया हूँ बीएस चौहान में 3 पॉइंट, इंडियन लॉ क्या है, ब्रिटिश लॉ क्या है, यूएसए का जो 5th कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है। ये सारे पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमें ये केस को तुम एग्जाम में लिखना होगा, क्योंकि इसी केस में देखो हमारे पास नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड नॉलेज है। लेकिन जब मैं ओरिजिनल जजमेंट पढ़ता हूँ तभी तो हमें पता चल गया ना कि यूएसए में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, इंडिया में क्या है, अदरवाइज हमें पता नहीं चलता। तो लिमिटेड नॉलेज के जब ओरिजिनल जजमेंट पढ़ने से निकल जाता है, तो जब तुम एग्जाम में लिखोगे कि ऑनरेबल जस्टिस बीएस चौहान इन द केस ऑफ संगीता बेन पटेल केस, ही सेड दैट द similar provisions of the section 300 is in the USA is the 5th constitutional amendment। तो उसे कितना लगेगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा कि देखो यहाँ तो लोगों को इंडिया का कानून नहीं मालूम है कि सेक्शन 300 में क्या है, और ये बच्चा क्या लिख रहा है, यूएसए का लिख रहा है। तो इस केस को भी अपने एग्जाम में लिखना। संगीता बेन का पटेल का केस है, जिसमें कि बीएस चौहान जी ने डिस्कस किया है। और एक लीडिंग केस हम और डिस्कस करेंगे, जिसमें संजय का केस है, स्टेट ऑफ एनसीटी वर्सेस संजय का। इसमें हम डिस्कस करेंगे, तुम्हें 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 3 या 1 जो भी डिस्कस करें। इसमें डिस्कस करेंगे कि आईपीसी का सेक्शन 71 क्या है,
और इस केस के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि जो जनरल क्लासेस एक्ट सेक्शन 26 है उसमें क्या वो क्या है। इस केस के माध्यम से हम संजय गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, संजय की बात कर रहा हूँ। संजय भी बहुत हैं। एक संजय तो वो भी थे जो कि महाभारत को बिना गए हुए अपने किसी नेत्र से अपना देख दिए कि महाभारत में क्या चल रहा है, तो शायद वही संजय हो। इनका केस कौन डिसाइड किया? MY इकबाल ने डिसाइड किया है। देखिए अनरेबल जजेज मैं किसी को इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बार बार मेरा करने के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ हेडिंग में सबके लिए लिख दिया हूँ। चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, सबके लिए यहाँ पे जजेज लिख दिया हूँ। तो इमोशनल होने की बात नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है सबके लिए। अब एक केस है शिवाला वर्सेस शिवाला भीखामसर वर्सेस बलबीर कुमार जट्टी का। हाँ, इस केस से मैं जरूर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि मिस्टर लालू यादव का वो केस का मैटर था। वैसे भी जान ही रहे हो कि बिरादरी की बात है तो आदमी इमोशनल तो हो ही जाएगा। अब इस केस को किसने डिसाइड किया है? हम ये तो नहीं कहेंगे ब्राह्मण जी ने डिसाइड किया है क्योंकि क्लास में बोलना मजाक में तुम लोग समझ जाते हो, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है। तो मिश्रा जी ने डिसाइड किया, तो मतलब कि ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा ने डिसाइड किया। और किसका केस डिसाइड किया? इस केस में मिस्टर लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र और कई लोग जो कल्प्रिट थे जो पाउडर स्कैम में, वो केस था। लेकिन इस केस के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, एक लाइन ही बताऊंगा। कल भी बताया था कि जब मैं इसका ओरिजिनल जजमेंट पढ़ा, ओरिजिनल जजमेंट में एक कहीं पर भी शिवाला केस नाम नहीं लिखा हुआ था। केस का नाम तो है शिवाला भिखामसर वर्सेस बलबीर कुमार जट्टी का, लेकिन होल कंटेंट्स में सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जजमेंट पड़ा उसमें ये नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन केस का नाम यही है। अब तुम कैसे कहोगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, केस का नाम ये नहीं है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम वहां पे डालोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाओगे तो केस का नाम जब डेट डालोगे, मैं लिखा हूँ सब कुछ आगे, तो यही जजमेंट आएगा। लेकिन ओरिजिनल जब जजमेंट खोलोगे, जो मेन बॉडी खोलोगे, तो उसमें यही मिलेगा कि मिस्टर लालू प्रसाद यादव वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, जगन्नाथ मिश्र वर्सेज झारखंड, ये सब केस था। तो ये केस है, हम लोगों ने 4 केस डिस्कस करेंगे। पहला केस है वेंकट रमन का केस है, और दूसरा संगीता बेन का केस है, तीसरा संजय का केस है, चौथा मिस्टर लालू यादव का केस है, जिसमें शिवाला का केस है। शिवाला मीन्स होता है कि सर शिव का आला, जो शिवालय होता है, शिव का मंदिर वंदिर होता है, ऐसे हो गया। अब इन केस के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन में हमने बहुत ही ब्रीफ में लिख दिया है, इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जो आगे की बातें लिखा हो कि सेक्शन 300 किसको डील करता है, आर्ट्रेफोइस एक्विट आर्ट्रेफोइस कन्विक्ट को डील करता है, यही रूल अगेंस्ट डबल जियो पार्टी को भी डिस्कस करता है। और सिमिलर प्रोविजंस अगर आप देखना चाहें कि इस पार्ट में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी समरी दे चुके हैं, अब दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मेन बॉडी पर, आते हैं सेक्शन 300 में आते हैं। सेक्शन 300 को बाय वर्ड याद कर लेना एक पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। बाय वर्ड मतलब भूल गया, बाय वर्ड मतलब बाय क्लास एकदम रट जाओ, ये एकदम बहुत ही इजी है। कैसे इजी है अभी मैं बताता हूँ। देखो पहले तो सेक्शन 300 में कितने क्लासेस हैं? सेक्शन 300 में 6 क्लास हैं। कितने क्लास हुए? 6 क्लास हुए। 6 क्लास में से, एक मिनट ले लूं तुम लोगों का, तब तुम लोग समझोगे यहाँ पे। नहीं, इसी को लेता हूँ, पहले रुक जाओ। आज टोटल कितने क्लास हैं? 6 क्लास हैं। 6 क्लास में से पहला जो क्लास है वो रूल की बात करता है। किसकी बात करता है? रूल की बात करता है। और जो बाकी क्लास हैं, क्लास 1 एक क्लास हो गया रूल का, तो बाकी क्लास क्या बचे? क्लास 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 4 क्लास हुए। तो 4 क्लास 4 एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और जो छठा क्लास है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट देगा। किसको ओवरराइडिंग इफेक्ट देगा? ओवरराइडिंग इफेक्ट सेक्शन 26 जनरल क्लासेज एक्ट को देगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट किसको देगा? 188 सीआरपीसी को देगा। मतलब क्लास 6 जो है वो रूल पे क्लास 1, 2, 3, 4, 5 सब पे ओवरराइड कर जाएगा। जैसे एक बिहारी सब पर भारी, मतलब क्लास 6 का ए पोजीशन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह का मैटर है। तो फर्स्ट क्लास किसके बारे में बात करेगा? रूल की बात करेगा। सेकेंड पार्ट किसकी बात करेगा? एक्सेप्शंस की बात करेगा। एक्सेप्शंस यहाँ यस होना चाहिए, एक्सेप्शंस की बात करेगा। पहला एक्सेप्शन किसके बारे में? इसको डिस्कस कर लूंगा, 1, 2, 3, 4 बस ध्यान रखो। अब रूल पर आते हैं। रूल क्या है? रूल कहता है कि कहता है कि अगर सेम ऑफेंस में किसी व्यक्ति का ट्रायल हुआ है, आइदर कन्विक्शन हुआ है या एक्विटल हुआ है, डिस्चार्ज नहीं। डिस्चार्ज क्यों नहीं?
क्योंकि डिस्चार्ज के रिगार्डिंग क्लास एक एक्सप्लेनेशन है, इसके अंतर्गत एक्सप्लेनेशन कहेगा कि डिस्चार्ज जो है डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्यूटल और कन्विक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 300। इसको अगर डिस्चार्ज के अगर मीनिंग देखना चाहोगे तो देखो, अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, एक एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे यहाँ। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, समझ लोगे थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसमें डिस्कस किया गया था मीनिंग ऑफ एक्यूटल का मीनिंग क्या होगा। इसमें यह बताया गया था कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट किस सेक्शन में होता है, सेक्शन 203। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट या आर लिखा हुआ, इसके बाद क्या लिखा हुआ, एंड लिखा हुआ कि आर लिखा हुआ है, इसके बाद आर लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ, आर डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूट, डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूट इज नॉट एन एक्यूटल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 300। ये जो है किसी व्यक्ति का डिसमिसल हो जाए कंप्लेंट या कोई व्यक्ति डिस्चार्ज हो जाए तो उसको सेक्शन 300 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक लाइन यही कहता है। अब कहोगे कि सर डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूट क्या होता है, तो मैं बहुत कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखो, सेक्शन 203 पूरे सीआरपीसी में एकमात्र सेक्शन है जो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट को डिस्कस करता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट डज नॉट अमाउंट एक्यूटल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 300। इट मींस ए पर्सन हु हैज बीन ए पर्सन हुज अगेंस्ट हुज कंप्लेंट हैज बीन डिसमिस्ड ही कैन नॉट क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 300। मान लीजिए कि हमारे खिलाफ अदिति ने एक केस फाइल किया और अदिति ने एक कंप्लेंट फाइल किया और कंप्लेंट पाया गया कि फ्रीवोलस था, कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया। अब बाद में उसने कुछ और एविडेंस कलेक्ट कर लिया, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद दोबारा से केस फाइल कर दिया, फिर से कंप्लेंट फाइल कर दिया, तो क्या मैं सेक्शन 300 का बेनिफिट ले सकता हूं? नहीं, मैं सेक्शन 300 का बेनिफिट नहीं ले सकता। क्यों सेक्शन 300 का बेनिफिट नहीं ले सकता? क्योंकि मैं डिस्चार्ज हुआ था और मेरा कंप्लेंट डिसमिस हुआ था, मेरा एक्यूटल नहीं हुआ था। और एक्सप्लेनेशन जो है, देखो मेन बॉडी भी क्लियर कर दे रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन और क्लियरिटी ला रहा है। तो मेरे खिलाफ जो अदिति दोबारा कंप्लेंट फाइल करेगी तो मैं 300 का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट इज नॉट एक्यूटल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 300। तो कौन सेक्शन है जो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट की बात करता है? तो वह एकमात्र सेक्शन सीआरपीसी में है जो सेक्शन 203 है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट की बात करता है। चलो हो गया। अब दूसरा पार्ट कहता है कि जो सब कुछ सही है ना सुमित? यस सर। अच्छा अच्छा, तुम्हारा आ रहा था उस तरह का, तो हमें लगा कोई दिक्कत परेशानी है तो। हाँ चलो ठीक है। एक मिनट भेज देता है इसको कहीं। हाँ, अब आ रहा है इज नॉट एक्यूटल फॉर द, हाँ, डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज इज नॉट। सर ये नोट्स में, सर नोट्स में कहाँ पेज नंबर बता दिए, तो पेज नंबर बता दिए नोट्स में कहाँ पे ये। आप पेज नंबर अभी अभी भेजा हूँ, पेज नंबर 10, 9, 10 डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अभी अभी जो मटेरियल भेजा हो ना उस पे 9, 10 का पॉइंट है। हाँ, अब यहाँ पे डिस्चार्ज किस किस सेक्शन में होता है एक लिस्ट बना दिया हूँ। तुम लोगों के लिखने से पहले एकदम हर एक मिनट में लिखता हूँ, हर में कितना इजी हो जाए, किस तरह से तुम लोगों को फायदा हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये है, पूरे सेक्शन को मैं सर्च कर दिया कहाँ कहाँ डिस्चार्ज हो सकता है। तो सेक्शन 227 है जो डिस्चार्ज की बात करता है। ये डिस्चार्ज कहाँ होता है? ये सेशन ट्रायल का मैटर है। ये कहाँ पे डिस्चार्ज की बात करता है? सेशन ट्रायल की बात करता है। इसी तरह का डिस्चार्ज यहाँ पे 237 के अंतर्गत 237 डिस्चार्ज है, 239 के अंतर्गत भी डिस्चार्ज है, 245 मतलब होल सेक्शन 245 डिस्चार्ज, 249 डिस्चार्ज, 258 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। 258 में दो पार्ट हैं। 258 कहता क्या है? 258 कहता है कि पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। तो उसमें 258 के दो पार्ट है, एक पार्ट में एक्यूटल है, दूसरा पार्ट में डिस्चार्ज है। तो जो हमारा एक्सेप्शन क्रिएट होगा, जो फोर्थ एक्सेप्शन क्रिएट होगा, फोर्थ एक्सेप्शन क्रिएट होने का मतलब कि जो कि पॉइंट क्लास नंबर
5th से जो एक्सेप्शन क्रिएट होगा उस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो 258 का ये लोग सारा चार्ट देख लेना कहाँ कहाँ डिस्चार्ज होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन क्लियर कर दिया। अब क्लास 1 2 3 4 फिर से आते हैं। तो क्लास 1 किसके बारे में बात कर रहा है? रूल की बात कर रहा है। रूल या तो सेम ऑफेंस की बात हो, चाहे सेम ऑफेंस दोबारा हो, दोबारा आप नहीं उसका कर सकते, या कोई मैटर 221 221 क्लास 2 में आ रहा हो। 221 220 क्लास 1 2 में क्या है देखो, जब मैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पढ़ा रहा था तो मैं एक एग्जांपल कोट करता था, एक इलस्ट्रेशन कोट कर रहा था कि अगर जहाँ पे डाउटफुल सर्कमस्टांसेस है, जैसे मान लीजिए कि अखिलेश का एग्जांपल देता था कि अखिलेश का नहीं, शहबाज का एग्जांपल था कि शहबाज हमारे घर पे आया, अब हमारे घर पर आया और हमारी घड़ी गायब हो गई। तो अब हमें डाउट है कि शहबाज ने कौन सा अपराध किया, क्या थेफ्ट किया या थेफ्ट किया, चीटिंग किया, या उस तरह का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, क्या किया? ये डाउटफुल सर्कमस्टांसेज हैं। तो डाउटफुल सर्कमस्टांसेज मान लीजिए कि शहबाज के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गया थेफ्ट का, जबकि चार्ज मतलब 4 चार्जेस फ्रेम हो सकते थे, लेकिन कितने चार्ज फ्रेम हुए थे? सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज फ्रेम हुए और उसका हो गया एक्विटल हो गया। तो चार्ज किसका फ्रेम हुआ था? थेफ्ट का, वो एक्विटल हो गया। अब मैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस ला रहा हूं, तो क्या मैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस ला सकता हूं? अगर ला सकता हूं तो क्या शहबाज को कोई बेनिफिट मिलेगी? यस, शहबाज को बेनिफिट मिलेगी। किसका बेनिफिट मिलेगा? 221 क्लास 1 का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि शहबाज कहेगा कि देखिए डाउटफुल था, हमारे खिलाफ कोई भी चार्ज फ्रेम हो सकता था, लेकिन हमारे खिलाफ चार्ज किसका फ्रेम हुआ? थेफ्ट का, और मैं एक्विटल हो गया थेफ्ट का। तो कल को आप मेरे खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी केस नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि क्लास 2 कहता है कि क्लास 1 में जिसका चार्ज फ्रेम नहीं भी हुआ है उसका भी कन्विक्शन हो सकता है। मान लीजिए कि शहबाज के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ थेफ्ट का, पाया गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, तो उसे क्लास 2 में पनिश कर दिया जाता। इस तरह का मतलब यह है कि क्लास 1 और क्लास 2 जो है 300 को वाइडर स्कोप देता है। और इसी बेसिस पर कई एग्जाम्पल हैं, खास तौर से एग्जाम्पल डी का एग्जाम्पल है जो कि मैं यूपीजे के मेंस में आया हुआ है, उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। अब हम आएंगे क्लास वाइज डिस्कस कर देते हैं। रूल क्या है? रूल कहता है कि रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। किसकी बात करता है? रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी का। अब इसमें देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें इलस्ट्रेशन क्या क्या है? ए सी डी इलस्ट्रेशन क्या है? ए सी डी। ये भाई इलस्ट्रेशन याद कर लेना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो इलस्ट्रेशन बेस्ड ही प्रॉब्लम आए हुए हैं। अभी मैं टाइम नहीं है, अभी दिखा दूंगा आगे चल करके। इलस्ट्रेशन याद कर लेना कि इलस्ट्रेशन ए का, सी का, डी का किससे संबंधित है? क्लास 1 से संबंधित है। अब आता है क्लास 2। ये किसके बारे में बात कर रहा था? रूल के बारे में बात कर रहा था। अब आता है क्लास 2। क्लास 2 किसके बारे में बात करता है? क्लास 2 एक्सेप्शन की बात करता है। एक्सेप्शन ये है कि ठीक है कि आपका एक्विटल हुआ था, ठीक है कि आपका कन्विक्शन हुआ था, जो भी हुआ था, लेकिन अगर आपका कोई चार्ज ऐसा था जो कि 220 क्लास 1 के अंतर्गत फ्रेम हो सकता था, उस मामले में स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से, किसके कंसेंट से? स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से दोबारा से केस चल सकता है। तो पहला एक्सेप्शन किस पर हुआ? सेक्शन 220 क्लास 1 के अंतर्गत अगर सेम ट्रांजेक्शन का चार्ज फ्रेम हो रहा था, जैसे चार्ज फ्रेम होने का वहां पे कंडीशन है ना कि कोर्ट में फ्रेम चार्ज, जैसे मान लीजिए कि सेम ट्रांजेक्शन में 4 अपराध किया, कोर्ट ने 2 ही चार्ज फ्रेम किया, 2 के मामले में एक्विटल कर दिया, 2 का मामले में छोड़ दिया था, तो 2 के मामले में बाद में केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है? तो केस चल सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन होना चाहिए। किसका परमिशन होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन होना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे कोई इलस्ट्रेशन इसका नहीं है। तो पहला एक्सेप्शन ये हो गया कि इफ एनी ऑफेंस कम अंडर द, इफ एनी ऑफेंस विच कुड बी, मतलब कोई ऐसा अपराध जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो सकता था 220 क्लास 1 में, लेकिन चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, उस मामले में स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन लेकर के दोबारा केस चल सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखो। अब
300 का क्लास 3 है, सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेस कोई है। सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? ऊपर से वो भी आ जा रहा है, एक मिनट। यस, सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? इसका इलस्ट्रेशन बी है। बी क्या कहता है कि एग्जांपल में कोट करूंगा, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को ग्रीवस हर्ट काज किया, बाद में उसका डेथ हो गया। तो डेथ हो गया, जब ट्रायल चल रहा था तो हमें डेथ नहीं हुआ था, लेकिन ट्रायल खत्म होते ही डेथ हो गया। तो क्या उस मामले में मर्डर के मामले में दोबारा केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है? चल सकता है। कंडीशन यही होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए और उसके बारे में कोर्ट को जानकारी नहीं थी। इसका इलस्ट्रेशन बी है। तीसरा एक्सेप्शन ये है, क्लास 4 कहता है कि फार्मर कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट। फार्मर कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि हम शेड्यूल सेकेंड में जब फर्स्ट शेड्यूल में जब जाएंगे तो वहाँ ऑफेंसेस की एक कैटेगरी लिखी हुई है कि कौन जज कौन सा ऑफेंस का ट्रायल कर सकता है। तो वहां पर हम इलस्ट्रेशन ई और एफ के माध्यम से बताएंगे। हम देखेंगे कि फार्मर कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट का इलस्ट्रेशन क्या है, ई एंड एफ है। और लास्ट एक्सेप्शन जो है कि लास्ट एक्सेप्शन से 258 का है। 258 का एक्सेप्शन ये है, 258 258 के अंतर्गत कोई व्यक्ति डिस्चार्ज हुआ है। अभी अभी मैं बता रहा था कि 258 में दो पार्ट हैं। 258 के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे 258 के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कि डिस्चार्ज, दूसरा पार्ट है एक्विटल। तो यह जो आईपी जो मैटर है, एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज के मामले में अप्लाई होगा। किसके मामले में अप्लाई होगा? डिस्चार्ज के मामले में अप्लाई होगा। एक्विटल के मामले में एक्सेप्शंस अप्लाई नहीं होगा। अब क्लियर हो गया? तो 258 के दो पार्ट हैं। कह रहा है कि 258 है क्या? 258 कहता है कि 258 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। अब मान लीजिए कोर्ट ने प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा जैसे कि मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल विटनेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे, अगर वहां पे प्रोसीडिंग रुकेगी तो एक्विटल हो जाएगा। अगर एक्विटल हो गया तो उसका दोबारा ट्रायल नहीं चल सकता, चाहे भले ही कोर्ट का परमिशन हो, चाहे स्टेट का परमिशन हो, कोई भी मैटर हो, दोबारा ट्रायल नहीं चल सकता। लेकिन अगर डिस्चार्ज हो गया था, उस मामले में अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग रोकी जाती है तो वहां पे डिस्चार्ज के मैटर पर हम कोर्ट के परमिशन से दोबारा से केस चला सकते हैं। ठीक ना? तो 258 का दो पार्ट है, याद रख लेना। अब हम देखें क्लास 2 और क्लास 5 में सिमिलरिटीज क्या है। दोनों में 2 और 5 में रिलेशन क्या है। 2 और 5 का रिलेशन हमें बताना इसलिए चाहता हूं, तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। 2 और 5 में बताओ सिमिलरिटी क्या क्या है। तो इसकी पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंसेंट की बात कर रहे हैं। किसके बारे में? कंसेंट से। दोनों कंडीशनल हैं। दोनों में केस तो चलेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि किसी न किसी का कंसेंट चाहिए। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए और यहाँ पे कोर्ट का चाहिए, लेकिन दोनों मामले में कंसेंट तो चाहिए। तो पहला कंडीशन है कंसेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि सेक्शन की बात करता है। दोनों किसके बारे में